बेटा बेटा ग्राफ के टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे कि फिज़िक्स के अंदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में ग्राफ किस तरह से बनते हैं। ग्राफ का पहला अंदाज़, पहले तरीक़ेकार को हमने डिस्कस किया था कि अगर तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में रिलेशन की बुनियादों पर हम ग्राफ को देखना चाहेंगे तो उनके नाम कैसे होते हैं और ग्राफ की जो शक्ल है, पैटर्न है, वो किस तरह का होता है। ये हमने अपने सबका लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। आज का हमारा लेक्चर उसी ग्राफ से ही मुतल्लिक है। ग्राफ से मज़ीद किस तरह से फ़िज़िक्स MCQs के अंदर जितना भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के MCQs बनती हैं, ख़ास करके आपकी एंट्री टेस्ट लेवल की, या फिर आपके बोर्ड के अंदर भी कुछ हमारे जो बोर्ड्स हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कंसेप्चुअल बेस MCQs को बनाते हैं, तो उनमें से किस तरह से ग्राफ में से इंफॉर्मेशन ली जाती है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेटा सबसे पहले सेटिंग के अंदर जाकर 1080 प्रिंट को ऑन करके बैठिए ताकि आपको सारी चीज़ें बोर्ड के ऊपर लिखी हुई ज़्यादा बेहतर नज़र आएँ और आप अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कवर कर सकें। तो सारी चीज़ें साथ साथ नोट करते रहिएगा। जिस तरह से भी मैं आपको कहूँ वो सारे वर्ड्स लफ्ज़ आप लिखते जाइएगा ताकि आप किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। जी बेटा, ग्राफ बिटवीन द फिज़िकल क्वांटिटीज़, ये हम अपना टॉपिक स्टार्ट किए हुए थे। ग्राफ किसी भी एक फिज़िकल क्वांटिटी का आपको प्रोवाइड कर दिया जाए तो उसमें से दो तरह से बेटा इन्फॉर्मेशन ली जाती है। एक तो होता है ग्राफ का एरिया और दूसरा होता है बेटा ग्राफ का स्लोप। ग्राफ का एरिया हमें कैसे हासिल होता है कि जिन दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में ग्राफ बना हुआ है, एक फिज़िकल क्वांटिटी को आप एक्स एक्सिस के ऊपर ले रहे होते हैं और दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी को आप वाई एक्सिस के ऊपर ले रहे होते हैं। मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जा रहा, साहब का आपके पास वो लेक्चर्स मौजूद हैं। आज हम मज़ीद थोड़ा सा इन्हांस करके इसको देखेंगे। आपने वाई एक्सिस के ऊपर जो कीमत मौजूद है, जो भी फिज़िकल क्वांटिटी मौजूद है, उसे एक्स एक्सिस वाली फिज़िकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लें, आपको ग्राफ का एरिया मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा बेटा आपके पास होता है ग्राफ का स्लोप, कि किसी भी ग्राफ का स्लोप, जो भी फिज़िकल क्वांटिटी आपको वाई एक्सिस के ऊपर गिवन है उसे एक्स एक्सिस वाली फिज़िकल क्वांटिटी से तकसीम कर लीजिए और डिवाइड कर लीजिए, आपको ग्राफ का स्लोप मिल जाएगा। अब कुछ ग्राफ मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, 18 एक ग्राफ मैंने यहाँ पर बेटा पिक आउट किए हुए हैं। इन ग्राफ का मैं ग्राफ नहीं ड्रा कर रहा, मैं सिंपलर आपको बताता जाऊँगा कि ग्राफ का एरिया क्या बताता है और हमें ग्राफ का स्लोप किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो सबसे पहला हमारे पास है बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए यहाँ थोड़ा सा ग्राफ को अगर ड्रा करना चाहेंगे बेटा, हियर इज डिस्प्लेसमेंट और ये आपके पास टाइम है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेट से फर्ज कर लें हमारे पास इस तरह से बन रहा है, तो एरिया इसका हमें क्या बताएगा, स्लोप हमें क्या बताएगा। एरिया के लिए देखें, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से ज़रब कर लेना है, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम का हासिल ज़रब क्या बनता है बेटा, जी, नो इन्फॉर्मेशन। दूसरा बेटा इसी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए स्लोप, जो चीज़ वाई एक्सिस के ऊपर है डिस्प्लेसमेंट, इसे एक्स एक्सिस वाली कीमत से तकसीम कर लेना है फिज़िकल क्वांटिटी टाइम से। अब मज़ीद आप देखना चाहें डिस्प्लेसमेंट में वक्त के लिहाज से तब्दीली, ये हमें वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। अब इस तरह से ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। बैक वक्त आप किसी भी एक ग्राफ के लिए दोनों तरह की कैलकुलेशंस करें, उसका एरिया भी ढूंढें, उसकी आप स्लोप के बारे में भी क्या कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्या एक फिजिकल क्वांटिटी बन सकती है, दोनों को आप एट अ टाइम सॉल्व करते चले जाएं हर ग्राफ के लिए। दूसरा ग्राफ बेटा यहाँ पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, फोर्स और बेटा आपके पास है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। एरिया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपके पास हासिल ज़रब होगा जो कि आपको बताता है बेटा वर्क डन के बारे में। ठीक है बेटा। स्लोप, फोर्स को आपने डिस्प्लेसमेंट पर तकसीम करना है, नो इन्फॉर्मेशन। अगर तो कोई फिजिकल क्वांटिटी बन रही है, ठीक है, आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ही आपने ऐसी नहीं पढ़ी कि जो फिजिक्स के अंदर आपने देखी भाली ही नहीं है, या फिर आपके इस फार्मूला से आपको असर नहीं हो रही, तो वो आपको नो इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन ज़रूर देगा। ठीक है बेटा। इस तरह से आ जाए वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर वेलोसिटी वाई एक्सिस के ऊपर, टाइम आपने एक्स एक्सिस के ऊपर लेना है। वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास बेटा डिस्प्लेसमेंट आता है। अभी हमने डिफाइन किया कि वेलोसिटी बेटा होती है डिस्प्लेसमेंट बेटा टाइम, अगर वेलोसिटी को टाइम से ज़रब कर लेंगे तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? डिस्प्लेसमेंट के बारे में। दूसरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अगर देखना चाहेंगे तो स्लोप के लिए आपने वेलोसिटी को टाइम पर तकसीम कर लेना है, ठीक है। तो वेलोसिटी को टाइम पर तकसीम करेंगे आपको एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। इसके बाद है बेटा आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए यहां से देखें, डिस्टेंस को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो दूसरे लफ्जों में डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसका एरिया आपको बेटा डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। और दूसरा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप यहां से देखना चाहें तो डिस्टेंस बटा टाइम आपके पास बेटा हमेशा स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो स्पीड आपके पास बेटा यहां पर होगी s डिवाइडेड बाई t। क्लियर बेटा? तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको बेटा किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है? स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। जबकि डिस्टेंस और टाइम को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं आती। ये फोर्थ वन ग्राफ है आपके पास। फिफ्थ वन ग्राफ है चार्ज और टाइम के दरमियान में ग्राफ। चार्ज को टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एरिया ऑफ ग्राफ बन जाएगा। एरिया ऑफ ग्राफ किसी क्वांटिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता कि अगर चार्ज को टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आई थिंक सो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनती। हाँ, चार्ज टाइम ग्राफ का स्लोप आपको किसके बारे में बेटा? करंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। आपने I बराबर होता है डेल क्यू डिवाइडेड बाई डेल टी पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो इस तरह से क्यूटी ग्राफ का स्लोप आपको करंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जबकि क्यूटी ग्राफ का एरिया किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं देता। इम्पल्स टाइम ग्राफ है आपके पास बेटा। इम्पल्स को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नो इन्फॉर्मेशन, मतलब कि इम्पल्स टाइम ग्राफ का एरिया किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। जबकि दूसरी तरफ देखें, इम्पल्स को टाइम पर तकसीम करेंगे तो आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी फोर्स बन जाती है। तो इम्पल्स टाइम ग्राफ का स्लोप आपको फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। इसके बाद है बेटा आपके पास क्यू वी ग्राफ। चार्ज और वोल्टेज के दरमियान में अगर ग्राफ को देखना चाहेंगे तो बेटा क्यू वी, अगर आप यहाँ से एरिया ऑफ ग्राफ निकालना चाहेंगे तो क्यू को आपने वी से ज़रब करना है। आपके पास से किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं होती। जबकि दूसरी तरफ देखें, क्यू वी ग्राफ का अगर स्लोप देखना चाहेंगे तो चार्ज को वोल्टेज के ऊपर तकसीम कर लेंगे तो यहाँ से गौर कीजिए आपको कैपेसिटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। क्यू बराबर है सी वी और आप वी को दूसरी तरफ डिवाइड कर लेंगे तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे रहा होता है। आठवां है आपके पास बेटा करंट वोल्टेज ग्राफ। आपने अक्सर देखा होगा वो हमला के अंदर। तो यहाँ से आई वी, पी बराबर है वी आई या आई वी के। यहाँ करंट और वोल्टेज ग्राफ का एरिया आपको पावर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, जबकि करंट और वोल्टेज ग्राफ का अगर आप स्लोप फाइंड करना चाहेंगे बेटा, आई ओवर वी आपके पास रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, जिसे आप कंडक्टेंस भी कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं बेटा? आप उसे कंडक्टेंस भी कहते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में आई वी ग्राफ का स्लोप आपको रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है या कंडक्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। इसके बाद बेटा एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ग्राफ। एनर्जी फ्रीक्वेंसी ग्राफ को आप देखना चाहेंगे तो यहाँ से इसका आपके पास जो एरिया है किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है, हमने इक्वेशन पढ़ी थी ई बराबर है एच एफ के। तो यहाँ से एनर्जी फ्रीक्वेंसी ग्राफ का अगर आप स्लोप फाइंड करना चाहेंगे तो आपको ये प्लांक्स कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। दूसरी तरफ आ जाएं बेटा फोर्स्ड एक्सटेंशन ग्राफ। इसका हमारे पास एरिया किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। फोर्स को एक्सटेंशन से ज़रब कर लें, हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनती। जबकि फोर्स एक्सटेंशन को डिवाइड कर लेंगे, मतलब कि स्लोप ऑफ द ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन देगा स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में, जिसे आप के कहते हैं। क्लियर? यहाँ आ जाएं, आपके पास वोल्टेज करंट ग्राफ है तो इसका एरिया फिर से आपको बेटा पावर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। जबकि वोल्टेज को करंट के ऊपर तकसीम करेंगे तो रेजिस्टेंस बाय ओहम लॉ, तो स्लोप ऑफ द वोल्टेज करंट ग्राफ आपको रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। मैस और वेलोसिटी का ग्राफ अगर बनाना चाहेंगे तो एरिया ऑफ मैस वेलोसिटी ग्राफ आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है बेटा? मैस को वेलोसिटी से ज़रब करेंगे तो लीनियर मोमेंटम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। जबकि स्लोप ऑफ मैस वेलोसिटी ग्राफ किसी किस्म की कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनती तो हमें नो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। दूसरी तरफ बेटा फोर्स टाइम ग्राफ,
अगर फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया बनाना चाहेंगे तो फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि इम्पल्स के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है। जबकि अगर फोर्स टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड करना चाहेंगे तो फोर्स को टाइम पर तकसीम कर लेंगे। ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जो फोर्स पर यूनिट टाइम के लिहाज से हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे। तो नो इन्फॉर्मेशन कि फोर्स टाइम ग्राफ का स्लोप हमें किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं देता। 14 है हमारे पास कि अगर यहाँ पर बेटा मोमेंटम और टाइम के दरमियान में ग्राफ बनाना चाहें तो मोमेंटम और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम टाइम ग्राफ का एरिया हमें किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। हाँ, मोमेंटम और टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, वो है हमारे पास बेटा फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा होगा, F बराबर है del P डिवाइडेड बाई del T। तो स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ चेंज इन मोमेंटम और टाइम के दरमियान में बना लेंगे तो आपके पास ये बेटा इन्फॉर्मेशन किसकी देगा, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी कि नेट फोर्स कितनी कुछ एक्ट कर रही है, ये ग्राफ का स्लोप जाहिर कर रहा होगा। इसके बाद है आपके पास बेटा फोर्स और वेलोसिटी का ग्राफ। फोर्स और वेलोसिटी का हासिल ज़रब आपको यानी कि एरिया ऑफ द ग्राफ आपको किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, पावर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जबकि स्लोप ऑफ द ग्राफ बनाना चाहेंगे, फोर्स वेलोसिटी ग्राफ का स्लोप आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं देता कि फोर्स को वेलोसिटी पर तकसीम कर लें, आपके पास से कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनती। इसके बाद है आपके पास बेटा वर्क टाइम ग्राफ। वर्क टाइम ग्राफ के लिए एरिया को देखना चाहेंगे तो एरिया हमें किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं देता बेटा, ठीक है, एरिया हमें किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं देता। जबकि वर्क टाइम ग्राफ का स्लोप हमें पावर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इस तरह से ग्राफ का स्लोप हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। जबकि वेलोसिटी का स्क्वायर और रेडियस ऑफ द सर्कल के दरमियान में ग्राफ बनाना चाहेंगे तो आपके पास ऑफ द ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, किसी किस्म की कोई फिजिकल क्वांटिटी है नहीं जिसे आर वी स्क्वायर से हमें हासिल हो जाए। लेकिन हाँ, यहाँ पर वेलोसिटी के स्क्वायर और रेडियस ऑफ द सर्कल के दरमियान में इस तरह का अगर ग्राफ हो तो इसका स्लोप हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। स्लोप वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, ठीक है बेटा। इसी तरह से आपके पास मैस और आर स्क्वायर के दरमियान में, मतलब मैस ऑफ द बॉडी और रेडियस ऑफ द सर्कल के स्क्वायर के दरमियान में अगर ग्राफ बनाना चाहें, यहाँ पर आपके पास बेटा एरिया ऑफ द ग्राफ हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा। एरिया को देखना चाहें तो एम आर स्क्वायर, हमारे पास इनर्शिया बन जाता है, तो इनर्शिया ऑफ द बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें एरिया ऑफ द ग्राफ दे रहा होगा। जबकि स्लोप ऑफ द ग्राफ हमें किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो इस तरह से अगर तो कोई फिजिकल क्वांटिटी बन रही है, इट्स ओके, आप उसके बारे में बता सकते हैं कि एरिया में हमें ये फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है तो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा एरिया ऑफ द ग्राफ। और दूसरा, अगर स्लोप आपने किसी एक फिजिकल क्वांटिटी से हासिल किया है, आपने ग्राफ का स्लोप हासिल किया है, स्लोप के अंदर कोई फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो रही है तो आप कहेंगे कि हमें इसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्लोप इन्फॉर्मेशन दे रहा है ग्राफ का। अब अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बन रही तो परेशान ना हो कि यार पता नहीं हमने ना पढ़ी हो, फलां है, ये है। तो बार बार अगर फार्मलिज्म की आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ईजीली ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और नो इन्फॉर्मेशन है, हमें फलां फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एरिया इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्लोप इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आप इजीली ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं बैक वक्त। मैं दोबारा से वो सारी चीज़ें नहीं बना रहा कि एरिया डिवाइड कर लें फिर बना लें। मैंने यहाँ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ दोबारा इसलिए लिखी हैं कि काफ़ी सारे बच्चों का सवाल ये था कि सर हम कैसे इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को ढूंढें और ग्राफ कैसे हमें बनता हुआ दिखाई दे। तो इसीलिए मैंने 18 कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ आपके ही सिलेबस में से उठा के यहाँ पर लिख दी हैं और इनके ग्राफ्स के बारे में आज आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसके बाद बेटा है एरिया ऑफ अ ग्राफ, हमें कुछ नए अंदाज में भी इंफॉर्मेशन देता है। अब उसकी वजह कि हमें वो इस तरह का अगर ग्राफ दे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से मसलन हमें वेलोसिटी मिल रही होती है, तो वो अगर हमें कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगी, तो फिर हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकें। उसके लिए बेटा यहाँ पर वो कुछ हमें वैल्यूज़, लेट से फ़र्ज़ कर लें वो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे देता है कि यहाँ तक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर और यहाँ तक जो बेटा बॉडी एक टाइम स्पेंड करता है वो 10 सेकंड है, यहाँ पहुँचते हुए इसका बेटा यहाँ 20 सेकंड हो जाता है और लास्ट वन के लिए वो यहाँ पर अगर 30 सेकंड, हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन दे देता है। तो हम इसको कैसे सॉल्व आउट करें, ये तो इससे अलग अंदाज हो गया ना। हम तो जस्ट इंफॉर्मेशन ये ले रहे थे स्लोप और एरिया की,
लेकिन यहाँ से एरिया का कैसे इन्फॉर्मेशन लेने, उसके लिए बेटा आपने यहाँ पर गौर करना है कि ग्राफ से आपके पास किस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक शक्लें बन रही हैं, किस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक पिक्चर्स आपके सामने आ रही हैं। अब मसलन फर्स्ट वन के लिए देखिए, जहाँ तक ये डॉटेड लाइंस आपके पास मौजूद है, ये आपके पास ट्राइंगल बन रही है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाले। आगे देखें, यहाँ तक आपके पास इससे इस लाइन तक, इस पॉइंट तक अगर देखें तो ये आपके पास रेक्टेंगल बन रही है, मुस्ततील बन रही है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको आना चाहिए, फिर से आपके पास ट्राइंगल बन गई है। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तीनों चीज़ों को जमा करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बेटा स्पीड ऑफ द बॉडी के बारे में या फिर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। यूँ हम ग्राफ के एरिया में से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो उसके लिए सीधा सीधा कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक शक्लें मैं बता देता हूँ कि आपने ध्यान में रखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, आपके पास होता है 1/2 लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है बेटा, इसके बाद आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आपने लेंथ इंटू विड्थ कर लेनी है। इसके बाद आपके पास बेटा होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इसी तरह से एक और शक्ल है ट्राइपीजियम, जिससे अक्सर आपके MCQs उठा लेता है। तो ट्राइपीजियम का एरिया क्या है, स्क्वायर का एरिया क्या है, आपके पास रेक्टेंगल का एरिया क्या है, ट्राइंगल का क्या एरिया है, ये सारे एरियाज, इनकी वैल्यूज़ को आपने याद करके रखना है कि कैसे हमने फाइंड आउट करना है। उससे फिर आप यहाँ पर एरिया की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एक तो ये मेथड था एरिया का। दूसरा जो इससे हट के होता है कि अगर ग्राफ के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज़ की हमें वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देता है, फिर हमसे पूछ लेता है कि यहाँ से ओरिजिन से फिर दोबारा यहाँ पर लेट से फर्ज कर लें वो D पॉइंट कह देता है कि D पॉइंट पर पहुँचते हुए कितनी कुछ जिस्म की वेलोसिटी होगी, टोटल वेलोसिटी बता दें। तो इस तरह से आप ग्राफ से असेसमेंट कर सकते हैं। इसके बाद बेटा स्लोप को आप इस तरह से फाइंड करने के अलावा दो और भी मेथड हैं हमारे पास, दो और भी अंदाज हैं। ग्राफ का स्लोप ये तो हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी y एक्सिस के ऊपर मौजूद है उसे x एक्सिस वाली फिजिकल क्वांटिटी से तकसीम कर लेना है, और इसके लिए हमने अ नंबर ऑफ ग्राफ सामने रखे। एक और तरीका कार है बेटा, स्लोप हमेशा डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी y एक्सिस के ऊपर है उसमें कितनी कुछ चेंज आ रही है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, कि जो फिजिकल क्वांटिटी आपके पास x एक्सिस के ऊपर मौजूद है उसमें कितनी तब्दीली आ रही है, दोनों के दरमियान में रेशो बना लेंगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा। अब इसके लिए आपके पास ग्राफ इस तरह के होते हैं। ये मैंने एक शक्ल बनाई हुई है, सबको एक शक्ल के अंदर सम आउट किया हुआ है। हमारे पास ये फर्स्ट वन पॉइंट मैं इसको दे देता हूँ, ये हमारे पास पहला ग्राफ है, ये हमारे पास दूसरा है, ये हमारे पास तीसरा ग्राफ है, चौथा ग्राफ है, और ये हमारे पास पांचवा ग्राफ है। पहले ग्राफ के लिए देखिए बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए सिंपल है, स्लोप यहां से फाइंड करें। आप देखें वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर जो आपके पास क्वांटिटी मौजूद है इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ रही, तो एक ऐसी लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल हो उसके लिए स्लोप बेटा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि वर्टिकल लेवल के ऊपर मौजूद है उसमें तो कोई भी तब्दीली नहीं आ रही, हाँ x पर तब्दीली आ रही है। मैं इन जनरल फार्मूला रख रहा हूँ कि x एक्सिस के ऊपर मौजूद मिकदार में तो तब्दीली आ रही है, जबकि y एक्सिस वाली फिजिकल क्वांटिटी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। 0 ओवर समथिंग हमेशा 0 के बराबर होता है, तो इसका मतलब स्लोप 0 होगा। स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन 0 को अप्रोच करती है। अब मैं यहां अगर आपको ये कह दूं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मिल रही है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहां से देखें, स्लोप हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वेलोसिटी के बारे में या स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। आप वेलोसिटी और स्पीड को क्यों इंटर रिलेट करा रहे होते हैं, हालांकि एक आपके पास वेक्टर है, एक आपके पास स्केलर है। तो बेटा रेक्टिलिनियर मोशन मतलब कि खत मुस्तकीम के अंदर, एक सीधी लाइन के अंदर अगर जिसमें हरकत कर रहा हो तो आप वेक्टर्स को एज अ स्केलर ट्रीट कर सकते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में तब्दीली नहीं आ रही होती तो वेक्टर बदल नहीं रहा होता। ठीक है, तो इसीलिए मैं दोनों लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्पीड और वेलोसिटी का। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो स्लोप तो वेलोसिटी को जाहिर करता था,
तो वेलोसिटी यहाँ पर बेटा उस ऑब्जेक्ट की ज़ीरो हो जाएगी, स्पीड उसकी ज़ीरो हो जाएगी, जिस्म रेस्ट पर होगा। ये आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपका ग्राफ आया हुआ है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन ली जाती है। दूसरा आपके पास ग्राफ, इसके लिए देखें बेटा स्लोप, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन के लिए मैक्सिमम ऑफ द डेल्टा वाई, डेल्टा वाई में सबसे ज्यादा तब्दीली आ रही है, हर लम्हे हर पॉइंट के ऊपर आपको वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद फिजिकल क्वांटिटी में तब्दीली दिखाई दे रही है, जबकि एक्स एक्सिस वाली फिजिकल क्वांटिटी में कोई तब्दीली नहीं आ रही, एक ही पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाली फिजिकल क्वांटिटी में कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो इसका मतलब समथिंग ओवर जीरो, इंफिनिटी। तो यहां से एक वर्टिकल लाइन का स्लोप, स्लोप बेटा इसका क्या है, इंफिनिटी हो जाता है। अगर इसका स्लोप इंफिनिटी हो गया है तो यहां से गौर करें, अगर तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक वर्टिकल लाइन हमें मिल रहा हो तो वेलोसिटी हमारे पास इन्फिनाइट हो जाएगी, स्पीड इन्फिनाइट हो जाएगी। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर, या हमारी नेचर के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए अगर तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपके पास एक वर्टिकल लाइन आ जाए तो स्लोप उसका बेटा इन्फिनाइट हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और हमें स्पीड इन्फिनाइट मिलेगी, हमें वेलोसिटी इन्फिनाइट मिलेगी, या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि स्पीड मैक्सिमम है या वेलोसिटी मैक्सिमम है। ठीक है बेटा, तो ये बातें आपने जहन में रखनी है। इसके बाद बेटा हमारे पास ये, मैं फोर्थ वन ग्राफ की बात कर रहा हूँ कि एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर में से पास कर जाए। इसके लिए देखें, हर लम्हे जितनी वाई एक्सिस के ऊपर तब्दीली आ रही है उतनी एक्स एक्सिस पर तब्दीली आ रही है। ठीक, जितना वाई में तब्दीली आ रही है उतना एक्स में तब्दीली आ रही है, मतलब वाई एक्सिस वाली फिजिकल क्वांटिटी और एक्स एक्सिस वाली फिजिकल क्वांटिटी एक जैसे तनासब से बढ़ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा इसका स्लोप कांस्टेंट होगा, स्लोप बेटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। किस वन ग्राफ के लिए, फोर्थ वन ग्राफ के लिए। अगर तो स्लोप कांस्टेंट है तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो बेटा आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा। जैसा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की अभी मैंने बात की, इसका स्लोप वेलोसिटी को जाहिर करता है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब एक और बात भी यहां से जहन में रखनी है, अक्सर आपसे एमसीक्यूज के तौर पर पूछ लेता है कि अगर तो वेलोसिटी टाइम आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, तो इसका मतलब यहां से एक और इंफॉर्मेशन निकालेगा कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। ठीक है बेटा, आपके पास ग्राफ नंबर है 3। अगर थर्ड ग्राफ के लिए बात करें तो यहां से गौर करें बेटा कि वर्टिकल लेवल के ऊपर बिल्कुल थोड़ी सी तब्दीली आ रही है और अचानक से आपके पास वर्टिकल लेवल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा तब्दीली, या गौर कर लें यहां आपके पास ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन है और इस पॉइंट के ऊपर देखें, किसी भी कर्व्ड पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं। टेंजेंट लाइन के लिए आप जब उसका स्लोप फाइंड करते हैं बेटा तो ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। अब यहाँ से गौर कर लें, इस ग्राफ के स्टार्ट के अंदर आपके पास किसी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट ड्रा करते हैं वो राउंड अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिलती है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का आपके पास स्लोप जीरो, यानी कि जीरो से बढ़ना शुरू हुआ, ऐसे 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 बढ़ता 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 यहाँ पर देखें आखिरी पॉइंट के ऊपर जब टेंजेंट ड्रा करते हैं तो यहाँ पर देखें टेंजेंट के ड्रा करने की वजह से वो वर्टिकल फिजिकल क्वांटिटी यानी कि मैक्सिमम स्लोप के ऊपर पहुंच जाती है। तो यहाँ से ग्राफ जीरो से मैक्सिमम वैल्यू को अगर अटेन कर रहा हो तो यहाँ पर आपके पास बेटा स्लोप इंक्रीजिंग बढ़ता जा रहा है, और दूसरी चीज़ है बेटा पॉजिटिव। उसकी वजह क्या है कि वाई एक्सिस वाली फिजिकल क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है, तो स्लोप इंक्रीजिंग पॉजिटिव होगा अगर तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ मिल रहा हो, बेंडिंग टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह के ग्राफ के लिए अब स्लोप से जो फिजिकल क्वांटिटी हमें मिल रही होगी वो इंक्रीजिंग भी होगी, पॉजिटिव भी होगी। ये दोनों चीज़ें आपने खुद से एसोसिएट कर लेनी है, स्लोप मैं सिखा चुका हूँ, मैं उसको दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा। फिफ्थ वन ग्राफ के लिए आ जाए, यहाँ पर पहले पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करें, आपको एक वर्टिकल लाइन मिल रही है जिसकी वजह से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मैक्सिमम ऑफ द स्लोप है। आखिरी पॉइंट के ऊपर आपने टेंजेंट ड्रा करना है, तो टेंजेंट ड्रा करते हैं तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाती है, स्लोप जीरो को अप्रोच कर जाता है, तो इसका मतलब मैक्सिमम स्लोप से मिनिमम स्लोप की तरफ गया है। तो यहां से स्लोप डिक्रीजिंग हर लम्हे कम होता चला जा रहा है और नेगेटिव आपको दिखाई देगा।
तो इस तरह के ग्राफ के लिए फिफ्थ वन जिसको हमने नाम दिया हुआ है बेटा, अगर ऐसा ग्राफ हमें मिले कि जो एक्स एक्सिस की तरफ बेंट होता चला जा रहा हो, तो ऐसे ग्राफ के लिए स्लोप डिक्रीजिंग और नेगेटिव होगा। मतलब कहने का क्या है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी इसके स्लोप से जाहिर हो रही होगी वो हमारे पास हर लम्हे डिक्रीज कर रही होगी और उसकी वैल्यू नेगेटिव के अंदर चली जाएगी। तो एक ये अंदाज है आपके पास कि आप किसी कर्व्ड ग्राफ के लिए आप उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाएं और टेंजेंट ड्रा करने से आपको उसका स्लोप मिल जाएगा। जो लाइन आपके पास आएगी उसका लाइन का स्लोप मिले वो आपको बता देगा कि आपके पास ये किस तरह का है, इंक्रीजिंग पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग नेगेटिव है, आपके पास हॉरिजॉन्टल है, कांस्टेंट है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पर दे देगा। क्लियर बेटा। इसके बाद है आपके पास स्लोप का थर्ड मेथड। स्लोप बेटा tan थीटा से फाइंड हो सकता है। tan थीटा की वैल्यूज एंगल के बढ़ने के साथ बढ़ती चली जाती हैं। अगर एंगल कम होता हो तो एंगल के कम होने की वजह से tan थीटा की वैल्यूज भी कम होती हैं। यह हम सबका लेक्चर के अंदर इसको ब्रीफली तौर पर डिस्कस कर चुके हैं और tan थीटा की वो वैल्यूज मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, दोबारा मैं टच नहीं दे रहा। मैं जस्ट बता रहा हूं आपको कि जब जब थीटा बढ़ता चला जाएगा स्लोप बढ़ेगा। उसकी वजह यह है कि tan थीटा की वैल्यूज इंक्रीज करती, ठीक है बेटा, स्लोप इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू घटती चली जाएगी वैसे वैसे स्लोप कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि tan थीटा की वैल्यूज डिक्रीज करती हैं। अब उसके लिए मैंने आपके सामने यहां पर ग्राफ लिखे हुए हैं काफी सारे। लेट्स से फर्ज कर लें हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। अब आपको वो इस तरह के ग्राफ देता है, वो आपको कह देता है कि आपके पास ग्राफ दो हैं, इसे नंबर 1 कर दें और इसे नंबर 2 कर दें। दो ग्राफ हैं, एक का एंगल है 15 डिग्री और दूसरे का एंगल है बेटा 50 डिग्री। ये बताएं कि किस ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। तो बेटा थीटा जिसके लिए मैक्सिमम है, थीटा स्लोप हमें ज्यादा देगा तो उस ग्राफ का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो ग्राफ नंबर 2 इसका एक्सेलरेशन ए लार्जर होगा, क्लियर बेटा, देन दी 2 ग्राफ ए स्मॉल होगा इसका बेटा। तो ग्राफ नंबर 1 का एक्सेलरेशन कम होगा जबकि ग्राफ नंबर 2 का एक्सेलरेशन आपके पास ज्यादा होगा। इसी तरह से एक नेक्स्ट वन आपके पास ग्राफ है क्यूटी ग्राफ, चार्ज और टाइम के दरमियान में अगर ग्राफ दिखाया जाए, और यहां पर ग्राफ नंबर 1 है आपके पास बेटा थीटा 10 डिग्री है और ग्राफ नंबर 2 आपके पास ये थीटा आपके पास 47 डिग्री है। अब वो सवाल अगर आपसे कर ले कि किस ग्राफ के लिए ये करंट मैक्सिमम है, करंट की वैल्यू ज्यादा होगी किस ग्राफ के लिए, तो ग्राफ नंबर 2 है आपके पास। हो सकता है वो आपसे सवाल पूछ ले कि किस ग्राफ के लिए करंट की वैल्यू कम है, तो जिसका एंगल कम है उसका स्लोप कम है और स्लोप से यहां पर चूंकि करंट रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसीलिए करंट की वैल्यू कम होगी, ठीक है। अब वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इस तरह की दे सकता है। इसके बाद बेटा आपके पास है आईवी ग्राफ, करंट और वोल्टेज के दरमियान में ग्राफ अगर देखना चाहें तो करंट को जब वोल्टेज से तकसीम करते हैं I डिवाइडेड बाई V, तो आपके पास V बराबर होता है IR के। यहां से I को V के नीचे डिवाइड करेंगे तो बेटा आपके पास ये V बराबर है IR। हमने बेटा I ओवर V बनाना है तो आपके पास ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस I ओवर V बन जाएगा। अब गौर कर लें रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस किस ग्राफ के लिए ज्यादा होगा। ये ग्राफ नंबर आपके पास 1 है, ये ग्राफ नंबर आपके पास 2 है। जिसका एंगल ज्यादा है उसका रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मतलब कि स्लोप ज्यादा होगा। स्लोप ज्यादा है तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, ठीक है। अब गौर कर लें रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस जो कि कंडक्टेंस को जाहिर करता है जी, यहां पर ग्राफ नंबर 2 के लिए ज्यादा होगा और ग्राफ नंबर 1 के लिए कम होगा। जिसकी कंडक्टेंस कम है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसकी रेजिस्टेंस कम है, इसीलिए इसकी कंडक्टेंस ज्यादा है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन लेता है। एक और ग्राफ है आपके पास बेटा वर्क टाइम ग्राफ, इसका स्लोप पावर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मैं ऑलरेडी आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। तो जिसका एंगल ज्यादा उसके लिए पावर ज्यादा, क्यों? क्योंकि tan थीटा की वैल्यू एंगल के बढ़ने की वजह से बढ़ जाती है, तो पावर सेकंड वन ग्राफ की ज्यादा होगी।
फर्स्ट के निस्बत, तो P2 लार्जर होगी P1 या P1 लेस होगी P2 के, ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक है बेटा आपके पास फोर्स्ड एक्सटेंशन ग्राफ। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ स्प्रिंग कांस्टेंट को जाहिर करता है। अब वो यहाँ पर आपको एंगल की वैल्यूज ही नहीं दे देता, वो स्किप आउट कर देता है। वो आपको कह देता है कि ये θ1 है और θ2 है, और वो इसको लिख देता है कि ये ग्राफ नंबर आपके पास 1 है और ये ग्राफ नंबर आपके पास 2 है। किसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा? ग्राफ नंबर 1 के लिए, क्योंकि इसका एंगल कम है तो इसीलिए इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, जबकि ग्राफ 2 के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आप एंगल देख लेंगे कि इसका एंगल स्मॉलर है, उसके लिए वो स्लोप कम होगी, स्लोप जिस चीज़ को जाहिर कर रहा होगा वो कम हो जाएगी। ये आप इंफॉर्मेशन यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद है बेटा आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए भी स्लोप वेलोसिटी को जाहिर करता है। ग्राफ नंबर 2 के लिए वेलोसिटी आपके पास ज़्यादा होगी और ग्राफ नंबर 1 के लिए वेलोसिटी आपके पास कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन ली जाती है। तो ये था बेटा कंसेप्ट। मैंने ग्राफ आपके सामने इस दफ़ा इसीलिए डिस्कस किए हैं, उसकी वजह यह है कि काफ़ी सारे बच्चे फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में ग्राफ बनाना ही नहीं जानते कि ग्राफ हमारे पास कैसे कैसे बन सकता है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हम चूज़ करके ग्राफ बना सकते हैं। तो कुछ मैंने आपके सामने रखी, कुछ और भी आपके पास। आप वो फार्मूलाज ढूंढें जिसमें आपके पास 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ आती हैं, किसी 2 के दरमियान में रिलेशन बनाएंगे तो आपको थर्ड वन क्वांटिटी वहाँ से रिप्रेजेंट हो रही होगी। तो वो फार्मलिज्म सेकंड ईयर के अंदर भी और फर्स्ट ईयर के अंदर भी वो सारे के सारे अलग करें और उनके लिए ग्राफ बनाना सीखें। अगर तो कोई फिजिकल क्वांटिटी एरिया और स्लोप से बन रही है तो उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बन रही तो परेशान ना हो कि पता नहीं हो सकता है कोई फिजिकल क्वांटिटी हो आपके, अगर सिलेबस के अंदर वो शामिल नहीं है, आपने ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं पढ़ी, तो वो इन्फॉर्मेशन आपने नो इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट आउट करना है। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।